ठीक है। दोस्तों कल हम लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ना स्टार्ट किया था एंड एक बार रिवाइज करते हैं। देखो फर्स्ट डे वो सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ करके बताया था। रेवेन्यू लॉ में दो टाइप के लॉ होते हैं, डायरेक्ट टैक्स लॉस, इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। वो दो वर्ड जिससे आप डिस्क्राइब कर सकते हो डायरेक्ट टैक्स लॉ, लाइबिलिटी और बर्डन एक ही पर्सन पर होगा तो डायरेक्ट, और अलग अलग पर्सन पर होगा तो इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। फिर पावर कहां से आता है, दैट इज पार्लियामेंट, है ना, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। बनाता कौन है, दैट इज पार्लियामेंट। चलाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी। उसके बाद मैंने बताया था सीबीडीटी होती है, सीबीआईसी होती है, वो ऑफिसर्स की फोर्स होती है। कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सीआईटी अपील्स के पास जा सकते हो, उससे प्रॉब्लम हो जाए तो आईटीएटी के पास जा सकते हो, उससे प्रॉब्लम हो जाए तो हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो कहा जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास। दिस वाज आवर टॉपिक। इसके बाद सेकेंड डे जब हम लोग आए तो हमने पढ़ा कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या है। हमने टैक्स चालू किया, इनकम टैक्स। तो उसमें पढ़ना था एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा कुछ क्या पढ़ने पड़ेंगे, हमें रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तीसरा था अमेंडमेंट्स, जिसको कि क्या कहा जाता है, नोटिफिकेशन, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। चौथा सर्कुलर्स हमें पढ़ना पड़ेंगे। पांचवे कुछ केस लॉस पढ़ने पड़ सकते हैं। साथ में इनकम टैक्स में इनकम टैक्स की रेट नहीं दी है। रेट कहां दी है, फाइनेंस एक्ट में, जिसको क्या कहते हैं, बजट। तो जो हर साल का बजट आता है उसमें इनकम टैक्स की रेट क्या की जाती है, प्रोवाइड। तो वो रेट हमें क्या करनी पड़ेगी, डिस्कस, इसलिए फाइनेंस एक्ट भी देखना पड़ सकता है। देन हम लोगों ने मेन प्रोविजंस पढ़ना स्टार्ट किए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट किए रिगार्डिंग इनकम टैक्स। सबसे फर्स्ट सेक्शन नंबर 1 पढ़ाया, तो ये इंडिया में एप्लीकेबल होता है। इसका नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था, इसलिए 1961 है। और ये एप्लीकेबल कब से हुआ था, है ना। तो 1961 में टैक्स नहीं लगा था। टैक्स कब लगा था, 1962 से टैक्स लगना स्टार्ट हुआ था। इसके बाद सेकंड जो सेक्शन होता है वो किसका होता है, डेफिनेशन का होता है। जब जरूरत पड़ेगी हम रेफर कर लेंगे। इनफैक्ट हम लोगों को कल ही पड़ गई थी जरूरत, जहां पर हम पर्सन की डेफिनेशन को क्या कर रहे थे, रेफर कर रहे थे। हम लोगों ने सेक्शन 2 को ही क्या किया है, रेफर। वहां पर पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम। देखो सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो ही टैक्स लगेगा, सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो ही टैक्स लगेगा। एंड इसके लिए होता है चार्जिंग सेक्शन, और चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, 4। चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स में क्या है, 4 है। पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए। वो इनकम कब होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर में इनकम होना चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लेंगे, टैक्स। सब लोग बोलेंगे एक बार, पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना है तो फिर प्रिस्क्राइब रेट से लेंगे टैक्स। पर्सन कौन कौन होते हैं, क्या आर्टिफिशियल पर्सन को टैक्स देना पड़ता है, क्या नेचुरल पर्सन को ही टैक्स देना पड़ता है, क्या सोसाइटी को, ट्रस्ट को टैक्स देना पड़ सकता है, क्या बहुत बार गवर्नमेंट खुद बिजनेस करती है डिपार्टमेंट बना के, तो क्या गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, क्या यूनिवर्सिटीज पे टैक्स लगता है, क्या कॉलेजेस पे टैक्स लगता है। तो ये सारी बातें आपको कहां से समझ में आएगी, पर्सन की डेफिनेशन से। अगर ये पर्सन माना गया है, देखो पर्सन माना गया है इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स लग ही जाएगा। एक बात ध्यान से सुनना, पर्सन माना है और वो इनकम होनी चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी। जैसे मैं बोल दूं कि एक इंडिविजुअल है लेकिन वो खेती कर रहा है, तो फिर उसकी इनकम तो है लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम है, तो हो सकता है इनकम क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट। तो सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो ही क्या लगेगा, टैक्स, है ना। ये बात थी। हम लोगों ने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट करी थी एंड 2 क्लॉज 31, है ना। 2 क्लॉज 31 में थे हम लोग। क्लॉज क्यों बोल रहा हूं, समझ गए, सबसेक्शन क्यों नहीं बोला, क्योंकि जैसे 2-1 है, फिर 2-2 है, तो 2-2 का 2 से कोई रिलेशन नहीं है, 2-1 से कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई सबसेक्शन नहीं कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लॉजेस कहते हैं। पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूसिव है। सर क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन एज पर इनकम टैक्स, सवाल ही नहीं उठता, नहीं आएगा। बस अब स्टार्ट करना है तो मैं सीधा क्वेश्चन कराना थोड़ी स्टार्ट कर सकता हूं। हम लोगों को थोड़ा थ्योरी बेस भी क्या करना है, डेवलप करना है। मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम टाइम थ्योरी क्वेश्चंस कम ही आते हैं। वो थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर कर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रैक्टिकल ही है। बस इसके लिए इसको, इस प्रैक्टिकल को, जैसे अकाउंट्स है, एफएम होता है, तो इनमें लॉजिक्स थोड़े से अप्लाई होते हैं, लॉजिक अप्लाई नहीं होते। यहाँ पे लॉ पता हो तो आप प्रैक्टिकल इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व।
ओके, इंडिविजुअल एचयूएफ, देखो मेरी स्पीड थोड़ी सी रहेगी, जो जरूरत है वही पढ़ाया जाएगा, अननेसेसरी मैं कुछ बात नहीं करूंगा। एचयूएफ को डिफाइन बहुत लोग करते हैं, टैक्स भी पढ़ा रहे तो भी किसको डिफाइन करते हैं, एचयूएफ को डिफाइन करते हैं, पार्टनरशिप को डिफाइन करते हैं, कंपनी को डिफाइन करते हैं, फॉरेन कंपनी को करते हैं, डोमेस्टिक कंपनी को करते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रीजन बताऊं, क्योंकि अगर आप लोगों को मजा हो जाएगा कि हाँ हाँ ये चीज भी समझ में आ गई, ये भी है, लेकिन वो एग्जाम में आते ही नहीं है, तो क्या करोगे समझ के उसको। कंपनी की डेफिनेशन, पार्टनरशिप की डेफिनेशन इनकम टैक्स में नहीं पूछते बच्चों, है ना, उनका टैक्स निकालना पूछते हैं। हमें वो क्या आना चाहिए, वो कंपनी है तो उनको टैक्स कैसे देना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल एक पर्सन है, तो मेजर हो, माइनर हो, साउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड हो, डज नॉट मैटर, उनको क्या देना पड़ सकता है, टैक्स देना पड़ सकता है। वो कैसे देना पड़ सकता है वो एक अलग बात है ना, बोलोगे अनसाउंड माइंड है उसको क्या पता कि वो इसको कैसे टैक्स देना है, तो हम समझेंगे उसके बारे में फ्यूचर में। माइनर को क्या मालूम कि उसको टैक्स देना है नहीं देना है, तो माइनर का टैक्स किसी और से लिया जा सकता है। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी टैक्स लगता है, पार्टनरशिप फर्म पे भी टैक्स लगता है क्योंकि वो एक पर्सन है। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, तो जो भी बातें हम पार्टनरशिप पे अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिक किस पे अप्लाई हो जाएगी, अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस की मैं बोलूं कि ये बातें एलएलपी पे अप्लाई नहीं होगी, तब तक ये मानना कि वो सारे प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई होंगे, एलएलपी पे भी अप्लाई होंगे। कंपनी पे भी टैक्स लगता है, डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो, डज नॉट मैटर, सबको टैक्स देना पड़ता है। एओपी पे टैक्स लगता है, बीओआई पे टैक्स लगता है। एओपी में कौन आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऐसा एसोसिएशन जो ऊपर कवर्ड नहीं हुआ है, जो ऊपर कवर्ड नहीं हुआ है, तो यहां पर कौन आ गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रस्ट, बहुत सारे स्कूल्स ट्रस्ट फॉर्म में चलते हैं, तो उनको भी क्या देना पड़ सकता है, टैक्स देना पड़ सकता है। जॉइंट वेंचर पे टैक्स लगता है। रॉकमैन, अच्छा मैंने यहां पर फिनिश किया था, ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसके अंदर सारे इंडिविजुअल्स है, ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बेटा तो ये हम लोगों ने 2 दिन हो गए स्टार्ट करके, 2 दिन पहले के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कभी ज्यादा आगे नहीं गए। आप बैठोगे आपको हो सकता है 5 मिनट बाद समझने भी आने लगे, ठीक है। एओपी, एवरी, मैं क्या बोल रहा था, एवरी एओपी, सॉरी एवरी बीओआई है ना, एवरी बीओआई इज एओपी, बट एवरी एओपी नीड नॉट बी बीओआई, है ना। उसका मतलब समझ गए थे, कंपनी जैसे ना मारुति सुजुकी का जॉइंट वेंचर हुआ तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लेकिन वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, है ना। लेकिन अगर रॉक बैंड है तो वो एसोसिएशन तो है, लेकिन उसके अंदर सारे इंडिविजुअल है, तो वो क्या कहलाता है आपका, बीओआई। तो ऐसा एओपी जिसमें सारे नेचुरल पर्सन है, तो वो क्या कहला जाता है, बीओआई कहलाता है। फर्क क्या पड़ता है, एओपी बोल दो, बीओआई बोल दो, टैक्स तो दोनों पे एक जैसा ही निकालना है। फिर नेक्स्ट जो पर्सन है वो है लोकल अथॉरिटी, एलए, दैट इज लोकल अथॉरिटी। जो हमारी देश में सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन उनसे छोटे, उनके छोटे भाई एक्चुअली में, वो कौन है, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी पे भी टैक्स लगता है बच्चों। लोकल अथॉरिटी बोल दो, या फिर बहुत जगह ना वो होती है छावनी, जहां आर्मी गवर्न करती है उस एरिया को, कैंट बोलते हैं उसको, आपने सुना होगा, जैसे महू है ना, अपने इंदौर के पास में महू है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ फॉर। अंबाला कैंट सुना होगा, आगरा कैंट आप लोगों ने सुना होगा। तो कैंट, इसको पूरे फुल फॉर्म में कैंटोनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंटोनमेंट। तो कुछ जगह लोकल अथॉरिटी होती है, कुछ जगह क्या होता है, कैंट होता है, कुछ जगह गांवों में पंचायत होती है ना, तो उन पे भी टैक्स लग सकता है। जैसे आर्मी के स्कूल होते हैं, है ना, हमने देखा आर्मी स्कूल रन करती है, वहां से इनकम क्या कर सकती है, अर्न, तो हो सकता है कि उनको क्या देना पड़ जाए, टैक्स देना पड़ जाए। लोकल अथॉरिटी पे भी गवर्नमेंट क्या कर लेती है, टैक्स ले लेती है। छोटे भाई को नहीं माफ किया बेटा, उनसे भी क्या कर दिया, टैक्स। खुद से तो नहीं लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से टैक्स नहीं लिया, स्टेट गवर्नमेंट से टैक्स नहीं लिया, लेकिन किससे टैक्स लिया है, लोकल अथॉरिटी। लेकिन आप देखो इंदौर की लोकल अथॉरिटी बहुत सारे काम करती है, वाटर सप्लाई करती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, फिर अच्छा एक कचरा क्लीनिंग का भी क्या करते हैं, ध्यान रखते हो, क्लीनिंग के कुछ ना कुछ क्या लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, है ना। और उनसे हो सकता है कि उनकी कुछ क्या हो, कमाई, हो सकता है कि उस कमाई पर क्या लग जाए, टैक्स लग जाए। आप बोलो कि सर ये तो गलत बात है, वो तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं, तो उनसे तो क्या नहीं लेना चाहिए। देखो जब हम सेक्शन 10 में जाएंगे ना,
तो सेक्शन 10 में क्या लिखा है, कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है, कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है। तो इनकी मैक्सिमम इनकम क्या कर दी गई है, एग्जम्प्ट कर दी गई है। हाँ, अब लोकल अथॉरिटी सोचे, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोचे कि हम स्कूल खोल लें, है ना, तो वो स्कूल खोल के बाकी जैसे स्कूल हैं हमारे इंदौर के, उनसे कॉम्पीट करे, तो हो सकता है कि उनसे क्या ले लिया जाए, टैक्स ले लिया जाए, है ना। तो सारी इनकम उनकी एग्जम्प्ट नहीं करते हैं। जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं वो इनकम तो क्या है, एग्जम्प्ट है। कुछ एक इनकम पे क्या ले लेते हैं, टैक्स ले लेते हैं। ओके, लोकल अथॉरिटी, कैंट बोर्ड और पंचायत, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नो टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट पे टैक्स नहीं लगता, रेलवे डिपार्टमेंट पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो इनकम किसकी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड गवर्नमेंट की ही है। बस ये याद रखना कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी अलग है, क्योंकि आप एक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और उसमें सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक यही होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। तो गवर्नमेंट कंपनी पे लग जाता है। लास्ट में उनने क्या कहा पता है, पर्सन में उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। अगर कोई, देखो उन्हें नेचुरल पर्सन को तो यहां कवर कर लिया, बाकी कुछ पर्सन को यहां कवर कर लिया, और फिर आखिरी में क्या कर दिया, उनसे कुछ छूट ना जाए। हो सकता है कि हमारे देश में तो यही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे देश में कुछ अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस भी हो सकते हैं, और वो लोग हमारे यहाँ के बिजनेस कर ले और फिर उनके इनकम अर्न कर ले, और वो फिर ये यहाँ लिखा हुआ ही नहीं मिल जाए, तो फिर तो क्या हो जाएगा, टैक्स से बच जाएंगे वो। तो इसलिए यहां पर लिखा है आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन, ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन नॉट कवर्ड अबव, नॉट कवर्ड अबव, ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जो कहीं ऊपर कवर नहीं है, उन पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। मतलब कोई भी नहीं बचने वाला है, कोई भी नहीं बचने वाला है। हर कैटेगरी ऑफ पर्सन को उनने क्या कर दिया है, इंक्लूड कर लिया है। सर आखिरी कैटेगरी में कौन आता है, देखो हमारे इंडिया में आखिरी कैटेगरी में आते हैं यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो है इंडिविजुअल नहीं है, वो एचयूएफ भी नहीं है, वो पार्टनरशिप फर्म भी नहीं है, वो कंपनी में भी नहीं आती है, वो एओपी बीओआई भी नहीं कंसिडर की जाती। तो यूनिवर्सिटी को एक अलग तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो यहां पर टैक्सेबिलिटी आती है यूनिवर्सिटी की। हो सकता है कभी एक दो नंबर में आपसे ये पूछ ले कि यूनिवर्सिटी का टैक्सेशन किस फॉर्म में किया जाता है, पार्टनरशिप, कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशनल पर्सन। तो भैया आपको लिखना है आर्टिफिशियल जुडिशनल पर्सन की तरह किया जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह जो ऊपर कहीं कवर्ड नहीं हुआ है। यहां पर है ना टेम्पल्स भी आते हैं, मंदिरों पे भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। यहां टेम्पल्स भी आते हैं, लेकिन बेटा बहुत सारे टेम्पल्स के ट्रस्ट होते हैं, तो जो जिन टेम्पल्स के ट्रस्ट है वो तो कहां आ जाएंगे, ऊपर कवर्ड हो जाएंगे एओपी में, लेकिन जिन टेम्पल्स के ट्रस्ट नहीं है तो वो चीज कहां पर आ जाती है, आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो वो यहां पे आपको क्या देना पड़ सकता है, टैक्स देना पड़ सकता है। तो मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान पे भी क्या लगाया गया है, टैक्स लगाया गया है। और आपको जानकर बहुत हैरानी होने वाली है कि हाईएस्ट टैक्स पेयर इन इंडिया के अंदर इस्कॉन मंदिर का भी नाम आता है। हाईएस्ट टैक्स पेयर इन इंडिया के अंदर इस्कॉन मंदिर का भी नाम आता है। तो मतलब आप सोचो कितना डोनेशन आता होगा, और सरकार उस डोनेशन, आप जो डोनेशन दे रहे हो उसका सरकार क्या करती है, टैक्स के फॉर्म में अपने पास लेकर आ जाती है, और फिर देश के भले के लिए उसका क्या किया जाता है अल्टीमेटली। अच्छा आप चाहते ही क्या थे, डोनेशन दिया है आपने, तो देश का भला हो, वही हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। ये थे पर्सन, रीड कर लीजिए एक बार। किसी को कुछ पूछना है बच्चों यहां पर? 2 क्लॉज 31 फटाफट से बोल दो। 2 क्लॉज 31 में कौन कौन आता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, कंपनी में कौन कौन, डोमेस्टिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और फॉरेन कंपनीज, है ना, ये चारों आ जाते हैं। इसके बाद एओपी बीओआई, एओपी बीओआई में कौन आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉइंट वेंचर्स एंड ट्रस्ट, है ना। एक रॉक बैंड का एग्जांपल दिया था कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर, बेसिकली नॉट हैविंग एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, नॉट ऑफ सेम फैमिली,
तो बेसिकली वो कहाँ आ जाते हैं, एओपी में आ जाते हैं। और वो ऐसा एओपी जिसमें सभी नेचुरल पर्सन है, तो वो क्या कहलाता है, बीओआई। लोकल अथॉरिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, पंचायत एक पर्सन है। और आखिरी में ऐसा कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो ऊपर कवर्ड नहीं हुआ हो, उन्हें भी पर्सन माना गया है। हो सकता है उन पे भी टैक्स लग जाए। इस लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए, जो आप एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल का टैक्स होता है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका होता है, इंडिविजुअल। बाकी पर्सन का टैक्सेशन हमें इस लेवल पर नहीं पढ़ना होता है। मॉड्यूल में दिया हुआ है एक चैप्टर में, उन्हें एओपी का टैक्स निकालना भी सिखाया है, पार्टनरशिप का, एचयूएफ का, लेकिन जनरली वो पूछते नहीं है ना। अब आ जाते हैं आगे। पर्सन होना चाहिए, और पर्सन की क्या होना चाहिए, इनकम होना चाहिए। अब इनकम किसे कहते हैं, इनकम को भी क्या किया गया है दोस्तों, डिफाइन किया गया है। रुकना एक सेकंड, अभी लिखने से पहले एक सेकंड रुकना, मैं बताऊंगा क्या लिखना है हम लोगों को। आज आपको पता चलेगा कि हमारे इनकम टैक्स में क्या क्या चैप्टर्स है, और हमें उन चैप्टर्स को किस सीक्वेंस में किस तरीके से पढ़ना है। और आपको आज ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स के अगर नंबर कम आते हैं, तो नंबर कम आने का रीजन क्या होता है, ऐसी क्या गलत अप्रोच स्टूडेंट फॉलो करते हैं जिससे वो ज्यादा नंबर इस सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर पाते। आप अपनी कंपनी लॉ से कंपेयर कर लो, आप सिक्योरिटी लॉ से कंपेयर कर लो, इसकी लैंग्वेज 10 गुना आसान है, 10 गुना आसान है। ये सबसे आसान एक्ट है, बट प्रॉब्लम कहां है वो आपको आज समझ में आ जाएगी। एंड हम उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। इनकम क्या है, इनकम क्या है, सैलरी पे टैक्स लगता है नहीं लगता है, कोई बिजनेस करता है तो टैक्स लगता है नहीं लगता है, शेयर्स बेचे, ज्वेलरी बेची, मकान बेचा तो टैक्स लगता है नहीं लगता है। इनकम की डेफिनेशन बहुत वास्ट है। इनकम की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 क्लॉज 24 में दी गई है, ध्यान से सुनना। इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 24 में दी गई है, और कम से कम 2-2.5 पेज की डेफिनेशन है। सो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू टीच द डेफिनेशन, क्योंकि वो डेफिनेशन में जो दिया है वही हमें अपने आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ना है। सो डेफिनेशन नहीं पढ़नी है इनकम की, दी कहां रखी है, 2 क्लॉज 24 में दी रखी है। हमको क्या पता है कि वो इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट इनकम। ये हेडिंग होगी आपकी, क्या हेडिंग होगी, हाउ टू कैलकुलेट इनकम। क्योंकि जो डेफिनेशन में दिया है वो सारी इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इनकम टैक्स के चैप्टर्स में आएगा। तो अल्टीमेटली उन सारे चैप्टर्स के नाम हमको यहां पर देखने पड़ेंगे। वो बोलेंगे शेयर्स के इनकम पे, कैपिटल गेन्स पे क्या लग सकता है, टैक्स लग सकता है, बिजनेस पे क्या लग सकता है, टैक्स लगता है, सैलरी पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो ये सब हमारे चैप्टर्स रहेंगे, और इन चैप्टर्स के बारे में हमारे डिस्कस करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट इनकम। इनकम कैलकुलेट करना है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पहले तो वो उसका पर्सन होना बहुत जरूरी है। पर्सन की ही क्या कैलकुलेट की जाएगी, इनकम। पर्सन की इनकम कैलकुलेट करते टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, हमें उसका स्टेटस पता होना चाहिए। हमें उसका स्टेटस पता होना चाहिए, और स्टेटस मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या बोला मैंने, रेसिडेंशियल। आपने सुना होगा 2 टाइप के पर्सन हो सकते हैं, एक होता है रेसिडेंट और एक होता है नॉन रेसिडेंट, है ना। आपने सुना होगा रेसिडेंट होता है। और देखो हम किससे टैक्स ले सकते हैं, जो हमारे देश के रेसिडेंट है उनसे ही क्या ले सकते हैं, टैक्स। जो नॉन रेसिडेंट है हम उनसे टैक्स नहीं ले सकते। हम विराट कोहली से तो सारी इनकम पे क्या कर सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं। देखो एक बात सुनना, रेसिडेंट क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं वो सब एक चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। मैं सिर्फ एक छोटी छोटी बातें आपको बताने जा रहा हूं कि ये है क्या। तो जैसे आप इस देश के रेसिडेंट हो, मैं भी इस देश का क्या हूं, रेसिडेंट हूं। अगर आप इस देश के रेसिडेंट हो ना, तो आप दुनिया में कहीं पर भी इनकम अर्न करो, आपको इंडिया में क्या देना पड़ेगा, टैक्स। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली अगर हमारे देश का रेसिडेंट निकल जाता है, रेसिडेंट कैसे निकालते हैं उसका चैप्टर रहेगा। जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम कहां पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। कहां रहेगा वो आपका, सेक्शन 4। सेक्शन 4 खत्म होगा तो फिर सेक्शन 5 स्टार्ट होगा। तो सेक्शन 5 पे हमारा क्या चालू हो जाएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो विराट कोहली अगर रेसिडेंट निकल गया तो वो इंडिया में मैचेस खेलेगा, उससे जो कमाएगा उस पर टैक्स देना है। वो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस खेलेगा, उससे जो कमाएगा उसको टैक्स देना है। वो वेस्ट इंडीज में मैच खेलेगा, जो कमाएगा उसको इंडिया में क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपको किसी का टैक्स निकालना है ना,
तो आपका उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो उसको सिर्फ इंडिया से कमाई हुई इनकम पर ही क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्रिस गेल अगर इंडिया आता है और इंडिया के आईपीएल खेलता है, तो आईपीएल जब खेलता है तो आईपीएल से जो कमाई होती है उसको उसी पर टैक्स देना है। जो वो वेस्ट इंडीज में कमा रहा है उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, रेसिडेंट होना अच्छा होता है कि नॉन रेसिडेंट होना अच्छा होता है ना? जनरली जिसकी ग्लोबल इनकम होती है, जो दुनिया से इनकम अर्न कर रहे होते हैं ना, आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, सिंगापुर में जाकर रहने लग जाते हैं या दुबई में जाकर क्या करते हैं, रहने लग जाते हैं, क्योंकि वो इंडिया के क्या बन जाते हैं, नॉन रेसिडेंट बन जाते हैं। तो उनको सिर्फ इंडिया से कमाई हुई इनकम पर ही क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, बाहर की इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता। सो दिस इज द प्रॉब्लम। आपको कितनी इनकम पे टैक्स देना है, सिर्फ इंडिया की ही इनकम पे टैक्स देना है कि बाहर की इनकम पे भी टैक्स देना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। तो जो चैप्टर सेकंड होगा वहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात। फॉर एग्जाम्पल से जैकलीन फर्नांडिस, तो जैकलीन फर्नांडिस कहाँ की है, श्रीलंका की है। तो इन दैट कभी कभी वो श्रीलंका में होगी, कभी वो इंडिया में होगी, कभी वो लंदन में होगी, अलग अलग जगह शी कैन बी देयर। सो अगर वो रेसिडेंट निकल गई तो तू दुनिया में कहीं पर भी रहे, कहीं से भी कमा, तुझे इंडिया में क्या देना पड़ेगा, टैक्स। अगर आप इंडिया के नॉन रेसिडेंट निकल गए तो आपको वो मूवी जो उसने कहां करी है, सिर्फ इंडिया में करी है, उसी मूवी पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। श्रीलंका में जो मूवी करी या कहीं और जो मूवी करी उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसका एक और एक एग्जाम्पल हम प्रियंका चोपड़ा के नाम से भी ले सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा हमारे देश की अब क्या हो चुकी है, नॉन रेसिडेंट हो चुकी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आई सपोज की वो कहां रहती है, यूएस में ही रहती है। तो इन दैट केस उनको सिर्फ इंडिया से कमाई हुई इनकम पर ही क्या देना है, टैक्स। वहां जो कमा रही उस इनकम पे टैक्स नहीं देना है। तो जनरली लोग नॉन रेसिडेंट बनना क्या कर जाते हैं, प्रिफर कि यार उनको सिर्फ इंडिया इनकम पे ही क्या देना पड़ेगा, टैक्स। रेसिडेंट स्टेटस के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। कोई इंसान कितने तरीके से इनकम अर्न कर सकता है, तो उसके 5 तरीके हैं और इसको हम इनकम टैक्स में 5 घराने कहते हैं। कितने घराने हैं हमारे इनकम टैक्स में, 5 घराने हैं। हमारे इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि कोई भी इंसान 5 तरीके से क्या कर सकता है, इनकम अर्न कर सकता है। सबसे फर्स्ट तरीका है सैलरी। उसको सैलरी का घराना यानी क्या कहूंगा मैं, सैलरी हेड। उसको हम क्या कहेंगे, सैलरी हेड कहेंगे। तो पर्सन का क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। उस स्टेटस इसलिए पता कर लेते हैं कि भाई उससे इंडिया की इनकम पूछे कि बाहर की इनकम भी पूछे, है ना। अब वो इनकम कैसे कमा सकता है, तो हो सकता है कि उसको क्या मिल रही हो, सैलरी मिल रही हो। इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि अगर किसी इंडिविजुअल को सैलरी मिलती है तो सैलरी इनकम पर कितनी सैलरी पर क्या दिया जाता है, टैक्स। वो टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कभी आपको सैलरी मिलती है, कभी बोनस मिलता है, कभी कमीशन मिलता है। तो क्या बोनस पे टैक्स देना है, नहीं देना है, क्या कमीशन पे टैक्स देना है, नहीं देना है। आपको बहुत बार ऐसा होता है कि रहने के लिए मकान मिल जाता है, मतलब सैलरी तो मिलती है कैश पे, बट नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, कार भी मिल गई, मकान भी मिल गया, अदर फैसिलिटीज भी मिल गई। हो सकता है कभी कभी खाने की फैसिलिटी मिल गई, खाने का बिल कौन भर देता है, एम्प्लॉयर भर देगा। लाइट का बिल कौन भर देगा, एम्प्लॉयर। तो क्या इन सारी फैसिलिटीज को भी सैलरी मानना है, नहीं मानना है, ये सारी बातें हम कहां पर सीखेंगे, सैलरी के चैप्टर में सीखेंगे। सैलरी वाला इंसान घर के खर्चे भी उठाता है, तो क्या वो घर के खर्चे माइनस करने दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। अगर उसकी सैलरी 5 लाख है और उसके घर का खर्चा 2 लाख हो गया, तो क्या उसको 5 लाख पर टैक्स देना है कि 3 लाख पर टैक्स देना है, क्या होगा उसका, उसकी सारी डिटेल्स आपको कहां पढ़ाई जाएगी, सैलरी हेड में पढ़ाई जाएगी। और सैलरी हेड जो रहेगा हमारा चैप्टर 3 रहेगा। मैं आपको प्रेफरेंस बता दूंगा आपको कौन से चैप्टर पे ज्यादा क्या करना है, फोकस करना है। जो चैप्टर को मैं बोलूं कि ज्यादा फोकस करो तो भैया उसको कर लेना। सेलेक्टिव स्टडी पहले देखो क्या करना, हमेशा याद रखना है कि पहले हम अपने मार्क्स को सिक्योर करेंगे कि हाँ हमारा 70 नंबर का अच्छा हो गया तो हम बचे हुए 30 नंबर पे क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। पता चला छोटे छोटे चैप्टर उठा लिए और मेजर चैप्टर छोड़ दिए, तो फिर मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड चैप्टर के बाद आगे कहानी ऐसी बढ़ती है कि हो सकता है किसी इंसान को मकान से किराया आ रहा हो, क्या आ रहा हो, मकान से किराए। किराए की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, किराए की इनकम किससे, हाउस प्रॉपर्टी से। तो नेक्स्ट हेड होता है हाउस प्रॉपर्टी।
हाउस प्रॉपर्टी हेड, यहां आता है आपका चैप्टर 4, ये रहेगा। चैप्टर 1 तो क्या है आपका, ये सेक्शन 4 पर्सन इनकम होना चाहिए, फिर अभी हम प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, टैक्स निकालना सीखेंगे, ये आपका क्या रहेगा, चैप्टर 1 रहेगा। चैप्टर 2 में हम क्या सीखेंगे कि भैया वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट है तो क्या क्या होगा, नॉन रेसिडेंट है तो क्या क्या होगा, वो हम चैप्टर 2 में सीखेंगे। सैलरी अगर किसी को मिल रही है तो सैलरी से कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, वो हम चैप्टर 3 में सीखेंगे। किसी को हाउस प्रॉपर्टी से क्या मिल रहा है, किराया, तो वो हम कहां पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे ना। ये वेरी स्पेसिफिक हेड है दोस्तों, मतलब सिर्फ किराए की इनकम, वो भी किससे, मकान से, फ्लैट से, दुकान से किराए की इनकम होती है तो यहां पर टैक्सेबल होती है। हाँ, मशीन आपने किराए पे दी, कार आपने किराए पे दी, तो यहां पर टैक्सेबल नहीं है, उसका टैक्सेशन किसी और हेड में होगा। यहां पर टैक्सेशन तो किसका होगा, हाउस प्रॉपर्टी से किराए का। मकान बेच दिया वो सब नहीं, सिर्फ क्या, मकान से क्या मिल रहा है, किराया। चैप्टर नंबर 4 रहेगा ये। इसके बाद दोस्तों हम जो पढ़ेंगे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम, क्या कहते हैं उसको, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, जिसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पीजीबीपी का फुल फॉर्म क्या है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी हेड। बिजनेस करता है कोई इंसान तो कैसे टैक्स देना है, कोई डॉक्टर है, एडवोकेट है, कंपनी सेक्रेटरीज है, चार्टेड अकाउंटेंट है, उनको कैसे टैक्स देना है, क्योंकि वो क्या है, प्रोफेशन। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, उन पर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम कहां सीखेंगे, पीजीबीपी में। आप मुझे खुद सोच के बताइए सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कौन सा हेड है, सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता होगा, बिजनेस वाले। तो सबसे ज्यादा सेक्शंस भी कहां पर है, पीजीबीपी में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी कहां से जाते हैं, पीजीबीपी से पूछे जाते हैं। अकेला चैप्टर 10 नंबर में आने की औकात रखता है, मतलब अगर मैं बात करूं टोटल 50 नंबर की, तो 10 नंबर का हम कहां से लेकर आ सकते हैं, पीजीबीपी से लेकर आ सकते हैं। तो अगर आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस अच्छा है तो फिर इधर जब आओगे तो इधर आपको किस पे फोकस करना चाहिए, ये पीजीबीपी पे आपको क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। ठीक है, आप बोलेंगे सर क्या पीजीबीपी का सैलरी से कोई लेना देना है, नहीं है, नहीं है। क्या पीजीबीपी का हाउस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है, नहीं है। लेकिन देखो प्रॉब्लम इनकम टैक्स में कहां आती, मैं आपको बताता हूं। वो एक क्वेश्चन बनाते हैं, वो बोलते हैं कि राहुल नाम का व्यक्ति है, वो इंडिया का रेसिडेंट है, उसने 6 महीने जॉब करी, उसको वहां सैलरी मिली, उसके नाम पे एक मकान है जिससे उसको मकान के किराया भी मिल रहा है, वो फिर बोलते उसने 6 महीने बिजनेस भी कर लिया। तो अब क्या हुआ, एक क्वेश्चन में तीनों चैप्टर अप्लाई हो गए, इनफैक्ट चारों चैप्टर, कौन से, रेसिडेंशियल स्टेटस भी लग गया, सैलरी भी लग गया, हाउस प्रॉपर्टी भी लग गया, और क्या लग गया, पीजीबीपी भी लग गया। एक साथ सारे चैप्टर जब अप्लाई हो जाते हैं तो सर ऐसे कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो पहले इंस्टीट्यूट वाज वेरी गुड, लाइक दे वर आस्किंग ओनली वन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, बट स्लोली व्हाट दे आर डूइंग, इन ऑल द क्वेश्चन दे आर आस्किंग डिफरेंट चैप्टर्स, मतलब वो हर क्वेश्चन को क्या बना रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना रहे हैं। पहले इनकम टैक्स 70 नंबर का हुआ करता था, तो तब उनके पास ज्यादा पूछने का क्या था, स्कोप था। अब उनके पास नंबर कम हो गए तो उनके पास सब चीजें कवर करने का स्कोप कम रह गया, तो वो क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना देते हैं। अब सुनना बच्चों, बहुत सारे बच्चों की अप्रोच क्या रहती है कि हमको तो बस सैलरी आता है, तो भाई हम बस सैलरी कर पाएंगे, पीजीबीपी दिख गया उसके अंदर तो हमसे वो चैप्टर नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं, हमें याद, हमसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, अपने आप को ओपन रखना है और आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने पे फोकस करना है। मैं जो भी क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा, जो भी चैप्टर करवाऊंगा, मैं जब सैलरी पढ़ाऊंगा, जब सैलरी के बाद मैं हाउस प्रॉपर्टी पे आऊंगा ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कराऊं, हाउस प्रॉपर्टी के तो कराऊंगा, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पर सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा, मिक्सचर। जब बिजनेस हेड में आएंगे तो हम पूरा ट्राई करेंगे कि भाई सैलरी भी इसको पॉइंट इंक्लूड कर दें, बीच में हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट भी इंक्लूड कर दें, बिजनेस का पॉइंट भी क्या करें इंक्लूड। इससे क्या होगा, जो करंट चैप्टर चल रहा है वो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, पुराने चैप्टर्स के कुछ पॉइंट डालकर वो चैप्टर्स भी क्या करवा दूंगा आपको याद। एंड यही चीज याद रखना कि मैं मल्टीपल टाइम आपको कैसे कहूं, जब भी चीजें चलती रहेगी, अगला जो हेड आएगा उसके अंदर भी हम पुराने हेड्स की क्या करते रहेंगे, बात। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, ये बात आप मान लेना, है ना। पीजीबीपी के बाद जो नेक्स्ट तरीका है जिससे इनकम अर्न की जाती है वो है कैपिटल गेन्स।
वो है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स मतलब जैसे शेयर्स बेच दिए, मकान बेच दी, ज्वेलरी बेच दी, जिस चीज का आपका बिजनेस नहीं है, यू डोंट डू इट फ्रीक्वेंटली, है ना। जैसे मेरा तो शेयर, मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मेरा शेयर खरीदने बेचने का क्या है, बिजनेस है, तो वो चीजें कहां पर आ जाती है, पीजीबी में आ जाती है। लेकिन मान लो कोई इन्वेस्टर है तो वो रेगुलरली ये काम नहीं करता है, तो उस केस के लिए जो शेयर बेचेगा, मकान बेचेगा, तो वो चीजें कहां आ जाएगी, आपकी कैपिटल गेन्स में आ जाती है। कोई बिल्डर है, बिल्डर मकान बेचेगा तो कहां आएगा, पीजीबीपी में आएगा। लेकिन अगर आप अपना मकान बेचते हैं तो वो जो गेन हो सकता है उससे, वो चीज कहां पर आती है, कैपिटल गेन्स में। पीजीबीपी जो रहेगा आपका चैप्टर नंबर 5 रहेगा, और कैपिटल गेन्स जो रहेगा आपका चैप्टर नंबर 6 रहेगा। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों भाई मिलकर 18 नंबर, ये 15 से 18 नंबर कवर करते हैं दोनों भाई मिलकर। और एक बात हो, मैंने आपको क्या बोला, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस जितना मैंने अभी तक देखा है, ये बात ध्यान से सुनना, जब इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आते हैं ना, तो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं आते हैं, इन चैप्टर के स्पेसिफिक आते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा कि जीएसटी के बाद किधर कूद जाओ, कैपिटल गेन्स और पीजीबीपी भी कूद जाओ। तो होगा क्या कि दोनों भी पढ़ रखे होंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरे चैप्टर को यहां मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही डिफिकल्ट है। एंड लास्ट जो चैप्टर, लास्ट इन द सेंस लास्ट जो घराना होता है इनकम अर्न करने का, वो होता है ओएस, अदर सोर्सेज। मतलब जो इनकम कहीं नहीं आती वो अदर, यहां अदर सोर्सेज में आ जाती है। बहुत प्यारा है बेटा, बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी बहुत चुन्नू सा चैप्टर है, एकदम छोटू सा, ज्यादा प्रोविजन है ही नहीं वहां पर। हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्सेज जल्दी जल्दी हो जाते हैं, 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाते हैं। पीजीबीपी को खत्म होने में डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा, डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स। 15 दिन, 20 दिन, क्लास थोड़ी कमजोर है तो 25 दिन, कैपिटल गेन को खत्म होने में 10 दिन, 15 दिन, क्लास थोड़ी कमजोर है तो 30 दिन, ऐसा। तो मतलब आप देखो, मेरा पूरे सिलेबस का एक सवा महीना कौन ले लेता है, ये 2 चैप्टर ले लेते हैं, अदर सोर्सेस, है ना। चलिए, कौन कौन से घराने होते हैं फटाफट से बोल दीजिए, है ना। सैलरी होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, पीजीबीपी होता है, कैपिटल गेन्स होता है। हाँ। हमारे पास, वैसे मेरे पास कोई इनकम टैक्स का रिटर्न भराने आता है तो मेरे को उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ते। ए तेरा पासपोर्ट लेके आ, बोले काय को लाऊं, तो बोला भाई तेरा स्टेटस कैलकुलेट करूंगा कि तू रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। वैसे तो एग्जाम टाइम देखकर समझ में आ जाता है कि क्या है, रेसिडेंट है। लेकिन अगर आप मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर अगर कोई वहां के लोग थोड़ा बाहर आना जाना ज्यादा करते हैं तो हो सकता है कि हमें क्या करना पड़े, उनका स्टेटस कैलकुलेट करना पड़े। फिर मैं उससे पूछूंगा, ए भाई सैलरी की कोई इनकम है क्या, वो बोलेगा हाँ साहब थोड़ी सी सैलरी की भी इनकम है। मैं बोलेगा तेरे नाम पे कोई मकान है क्या, बोले हाँ है, किराया आता है क्या, तो हाँ है। मुझे पूछना पड़ेगा उससे। तो ये हमारे परमानेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे क्लाइंटों से, भाई सैलरी की इनकम है क्या, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है क्या, बिजनेस किया था क्या आपने, फिर कोई मकान बेचा क्या, कोई शेयर्स बेचे क्या, कोई ज्वेलरी बेची क्या, कोई गेन हुआ है क्या आपको, या फिर अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में जो इनकम कहीं नहीं आती, कौन सी इनकम हो सकती है, ब्याज की इनकम, इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे, या एफडी की इनकम, या शेयर्स पे क्या मिल गया, डिविडेंड वगैरह मिल गया, ऐसी कुछ अदर इनकम। गिफ्ट आपने सुना है गिफ्ट के बारे में, गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है ना। गिफ्ट टैक्स कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, गिफ्ट टैक्स। वो यहां पढ़ेंगे अपन कि भैया आप जैसे आपके फादर कभी आपसे पूछ लेंगे, टैक्स पढ़ रहे हो आप और कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले होता है, आपके फादर आपसे पूछ लेते हैं कि यार मैं ना मैं 1 लाख रुपए का गिफ्ट दे रहा हूं अपनी मम्मी को, तो क्या आपकी मम्मी को मतलब तो क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, या पापा को पापा के फ्रेंड ने गिफ्ट किया, या आपको आपके फ्रेंड ने गिफ्ट किया, आपको आपके बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट किया, तो क्या उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो सारी बातें हम कहां पढ़ेंगे, इस अदर सोर्सेस नाम के चैप्टर के अंदर। अब आप बोलोगे सर ये पता कैसे चलेगा कि गिफ्ट दिया है लिया है। बेटा ये देखो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, पता नहीं चले डज नॉट मीन कि वो लिखेंगे नहीं। जिस दिन पता चलेगा कि अगर पकड़ में आते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, इनकम टैक्स में छोटी मोटी मस्ती सब करते हैं, लेकिन जब वो मस्ती ग्रैंड मस्ती होती है तो प्रॉब्लम होती है। और जब ग्रैंड मस्ती होने लगती है तब इनकम टैक्स को क्या हो जाता है, पता चल जाता है। तो मस्ती करिए लेकिन ग्रैंड मस्ती नहीं करिए। तो ये चीज है। आप बोलो हर बार आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा,
कभी ना कभी पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें करी होगी आपने, सारी चीजें दुनिया को पता है क्या? नहीं ना। बस जब पता चलेगी जब समझेंगे। जब एक बार पकड़ में कोई आता है तो बेटा सारे पाप उसके क्या हो जाते हैं। पापा यूं कभी मोबाइल नहीं देख रहे हैं, आप भी कांड कर रहे हो, चैट वैट कर रहे हो, लेकिन एक दिन जब मोबाइल देख लिया तो आपके पुराने पाप हो सकता है सब सामने आ जाए। सो बेटा डिपेंड्स, सारी चीजें डिपेंड्स होती है। ओके सो ये क्या था आपका अदर सोर्सेस, है ना। अदर सोर्सेस से इनकम निकल गई तो एक इंसान की इनकम यहां से आ सकती है। कभी कभी क्या होता है पता है, हाँ 50, बेटा बहुत होशियार हो आप तो, है ना, आप सही बोल रहे हो। 50,000 तक एग्जाम होता है गिफ्ट, वो हम पढ़ेंगे ना, वो चैप्टर में हमने डिस्कस तो कर ही नहीं रहे हम चैप्टर के अंदर की चीजें। कभी कभी क्या होता है पता है, किसी इंसान को अच्छा बीकॉम में पढ़ा है, यस। कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान को दूसरे की इनकम पे भी टैक्स देना पड़ जाता है। मतलब मेरे को तो मेरी इनकम पे टैक्स देना है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, मुझे किसी और की इनकम पे क्या करना पड़ जाएगा, टैक्स देना पड़ जाएगा। उसको क्या कहते हैं मालूम है? क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या कहते हैं? क्लबिंग ऑफ। एक बात सोच के बताना, ऐसे केसेस ज्यादा होंगे कि कम होंगे? आपको आपकी इनकम पे टैक्स देना है, आपकी इनकम पे आपको टैक्स देना है ना, तो सब अपनी अपनी इनकम पे टैक्स देंगे ना। ऐसे बहुत कम केस होते हैं जब किसी और की इनकम पे किसी को क्या देना पड़ जाता है, टैक्स। फॉर एग्जांपल बच्चे की इनकम पे फादर को क्या देना पड़ सकता है, टैक्स। तो ऐसे कुछ केसेस है जहां पर क्लबिंग क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। तो जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर वो है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम, इसे क्या कहते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। और ये रहेगा बेटा हमारा चैप्टर नंबर 8वां। ये सारी इनकम आएगी, प्लस दूसरे की इनकम जुड़ेगी, है ना। तो मतलब अब मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो मैं उससे पूछूंगा बीवी है क्या, फिर पूछूंगा बीवी है तो फिर ना बच्चे है क्या, तो बच्चे बोले हाँ है, तो मैं उसकी बच्चे की इनकम पूछने चालू कर दूंगा। बच्चा मेजर है कि माइनर है, तो माइनर है साहब, तो मतलब माइनर है, माइनर की कोई इनकम है क्या, तो हाँ, वो बोलेगा हाँ सब है। वो मेरे से पूछेगा ये क्यों पूछ रहे हो, आप मेरी इनकम पूछो ना। मेरा ऐसा नहीं होता, इनकम टैक्स में जो टैक्स देना होता है उसमें क्लबिंग भी क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। कभी कभी वाइफ की इनकम पे हस्बैंड को टैक्स देना पड़ सकता है, ऐसा होगा बेटा। कभी कभी किसको हो सकता है, वाइफ की इनकम है लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा हस्बैंड को। कभी कभी ऐसा होगा हस्बैंड की इनकम है, टैक्स तो देना पड़ेगा वाइफ को। कभी कभी ऐसा होगा बहू की इनकम है और टैक्स देना पड़ेगा सास को। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इनकम टैक्स कह रहा है। कभी कभी क्या होगा, इनकम दूसरे की बीवी की होगी लेकिन टैक्स देना पड़ेगा आपको, ऐसा होगा, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। मतलब अपनी बीवी की इनकम पे टैक्स इसको देना है, अपने को देना है, लेकिन दूसरे की बीवी में भी अपने को क्या देना पड़ेगा, टैक्स। सर ऐसा कब होगा, क्या होगा, ये सब क्लबिंग ऑफ इनकम में पढ़ेंगे बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम रहता है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है क्योंकि 7-8 केसेस है जहां पर क्लबिंग क्या होती है, अप्लाई। 2 दिन में ही चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म। फिर नेक्स्ट जो चीज आती है, अभी तो इनकम की बात कर ली। जरूरी है किसी इंसान को सिर्फ इनकम ही हो? भैया लॉस भी हो सकता है। हो सकता है कि सैलरी की इनकम हो और ट्रेडिंग में लॉस हो गया हो, शेयर ट्रेडिंग में। हो सकता है कि सैलरी की इनकम हो और बिजनेस में क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। या शेयर बेचने में लॉस हो गया, मकान बेचने में वैसे तो होता ही नहीं लॉस, लेकिन चलो हो गया। भैया लॉस को क्या करेंगे, सरकार क्या ऐसा बोल सकती है, देखो किसी इंसान की 5 लाख की सैलरी और बिजनेस में 2 लाख का लॉस है, सरकार चाहती तो बोलती बेटा 2 लाख के लॉस को साइड में रख, वो तूने किया है, हम तो 5 लाख की सैलरी पे क्या ले लेंगे, टैक्स। सरकार इतनी जल्लाद भी हो सकती थी बट नहीं है। सरकार ने बोला सेट ऑफ कर लो, क्या कर लो, सेट ऑफ। अगर आपका लॉस कितने का है, 2 लाख का, और इनकम कितने की है, 5 लाख, तो 3 लाख पर ही क्या दे दो, टैक्स दे दो। इसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ कहते हैं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, सेट ऑफ। सेट ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ लॉसेस, दिस इज चैप्टर नंबर 9, दिस इज चैप्टर नंबर 9। तो सेट ऑफ लॉसेस विल बी योर चैप्टर नंबर 9। एवरीवन
क्या क्या रहेगा बेटा, कैसे निकालते हैं किसी भी पर्सन की इनकम, हाउ यू कैलकुलेट द इनकम, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले होना चाहिए उसका पर्सन का क्या पता होना चाहिए, स्टेटस। फिर उस पर्सन की कहां से इनकम हो सकती है, 5 तरीके से, कौन कौन सी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, और जो इनकम कहीं नहीं आती वो अदर सोर्स है। कभी कभी खुद की इनकम के अलावा दूसरे की इनकम पे भी क्या देना पड़ सकता है, टैक्स देना पड़ सकता है। उस केस में क्या अप्लाई होगा, क्लबिंग। कभी कभी क्या होगा, लॉस हो जाएगा तो लॉस को क्या करने दिया जाएगा, सेट ऑफ करने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, कैसे होगा, वो सब कहां पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 में। अगर पांचों हेड का टोटल कर दें, दूसरे की इनकम भी उसमें ऐड कर दें, लॉस को क्या कर दें, माइनस कर दें, इसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। इसे क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, किस किस को करने के बाद, पांचों हेड की इनकम जोड़ने के बाद, दूसरे की इनकम भी जोड़ने के बाद, अगर जुड़ती, जरूरी नहीं, जबरदस्ती नहीं जोड़ते, दो केसेस में आएगा तो जोड़ेंगे, लॉस को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। तो टैक्स किस पे देना पड़ेगा बच्चों, ग्रॉस टोटल इनकम पे आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। ये बात सरासर गलत है, जीटीआई पे टैक्स नहीं लगता, जीटीआई पे टैक्स नहीं लगता। सरकार बोलती है आप अपना टैक्स बचा सकते हो, सरकार क्या बोलती है, आप अपना टैक्स क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। कुछ बोली जगह, सरकार की बोली जगह इन्वेस्टमेंट कर दो। आपने सुना होगा एलआईसी की पॉलिसी लेने से क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। मेडिकल पॉलिसी लेने से क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। एजुकेशन लोन का ब्याज भरने से क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। ऐसा कुछ सुना हो कभी आपने? ऐसा इसलिए होता है कि जब किसी इंसान की इनकम निकाल ली जाती है, उसके बाद सरकार उसके टैक्स में कुछ बेनिफिट देती है। इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेटा उसके लिए सरकार देती है डिडक्शन। क्या देती है, डिडक्शन। तो फिर हम जीटीआई में से क्या माइनस करेंगे, डिडक्शन। डिडक्शन कहां मिलती है, कैसे मिलती है, क्या करना पड़ता है तब डिडक्शन मिलती है, तो वो सब हम कहां पढ़ेंगे, डिडक्शन वाले चैप्टर में। वो मैंने कुछ अजीब अजीब सेक्शन के नाम लिए थे ना, 80C, 80U, DD, 80W, QQB, RRB, TTA, TTB, तो वो सब यहाँ के थे बच्चों, है ना। तो डिडक्शन हम पढ़ेंगे। दिस इज योर चैप्टर नंबर 10, ये आपका रहेगा चैप्टर नंबर 10। इसके बाद क्या आता है मालूम है, जीटीआई में से डिडक्शन माइनस कर दो तो बचता है टोटल इनकम। क्या बचता है, टोटल इनकम। और टोटल इनकम पर क्या किया जाता है, टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। टोटल इनकम पर हम क्या करते हैं दोस्तों, टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखना, कोई आपसे पूछ ले तो टैक्स किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप बोलना टोटल इनकम पे किया जाता है। टोटल इनकम कैसे आती है, उसका फॉर्मेट हम लोगों ने बताया। अब एग्जाम में कितना मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट बना सकते हैं आप देखना। एक इंसान को सैलरी से इनकम है, ठीक है, उसकी बिजनेस से भी इनकम है, सैलरी भी है, बिजनेस भी है, साथ में उसने शेयर्स बेच दिए। तो 3 चैप्टर तो कौन से लग गए, सैलरी, बिजनेस हेड और कैपिटल गेन्स। साथ में उसको बैंक से ब्याज भी मिलता है और डिविडेंड भी मिल गया। तो फिर क्या लग गया, अदर सोर्सेज। उसकी बीवी बच्चे हैं और हो सकता है कि उनकी इनकम भी क्या हो जाए इसमें, क्लब। तो क्या अप्लाई हो गया, क्लबिंग भी अप्लाई हो गया। उसको किसी ना किसी जगह क्या हो गया, लॉस। तो फिर क्या अप्लाई हो जाएगा, सेट ऑफ। फिर उसने एलआईसी की पॉलिसी ले ली, मेडिकल प्रीमियम ले ली, तो डिडक्शन भी क्या हो जाएगा, अप्लाई। मतलब जो इंसान अलर्ट नहीं रहेगा वो निपट जाएगा। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं डिडक्शन की बात छुपी हुई हो सकती है, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कोई चीज, देखो हम जनरली बहुत कैजुअल रहते हैं, तो क्या होता है कि कोई एकदम से आके, जैसे आप सोचो आपके घर में आपको ये नहीं पता कि कोई है और ना रात का टाइम है, और एकदम से कोई आपको आके पीछे से ऐसा टच कर दे, तो उस टाइम तो एकदम से आप घबरा जाओगे, बोले ये क्या हो गया। लेकिन आपको पहले से ही पता है कि भैया हमारे साथ ऐसा हो सकता है, तो यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड ना। तो मैंने आपको पहले दिन इसलिए कह दिया कि भैया याद रखना कहीं डिडक्शन छुपी भी हो सकती है। आप बोले माइनर की इनकम क्यों दे दी, ये तो राहुल का टैक्स निकालना था, राहुल के बच्चे की बात क्यों आ गई। तो आपको समझना चाहिए कि वहां पर क्लबिंग क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। सो हमेशा अलर्ट, मैं तो हमेशा चेक करता हूं भाई, जब भी इनकम जैसा क्वेश्चन आता है ना, इवन सैलरी का क्वेश्चन आएगा, आपको है ना एक पेज सैलरी ले लेगा लिखा हुआ, अब आप बहुत ज्यादा टेंशन फ्री हो जाओगे। यस, दे आर टॉकिंग ओनली अबाउट सैलरी, बट 1-2 लाइन ऐसी घुसा देंगे ना बीच में, जहां पर दूसरा हेड क्या है, दूसरा चैप्टर क्या हो जाएगा, अप्लाई, और वो निपटा देगा आपको। क्यों, क्योंकि जीटीआई गलत तो टोटल इनकम गलत तो टैक्स कैलकुलेशन गलत, योर फाइनल आंसर विल बी रॉन्ग। सो आपको हर चैप्टर को क्या करना है दोस्तों, सोच के रखना है कि आ सकता है ना। इतनी ज्यादा अपनी नजरें ऐसी हो जानी चाहिए कि यस
देख के समझ में आ जाएगा कोई दूसरा चैप्टर तो इसके अंदर नहीं है। टोटल इनकम, टोटल इनकम पे क्या कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो जो इन टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? टोटल इनकम पर। लेकिन बेटा जो टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसे टोटल टैक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टोटल टैक्स। लेकिन है ना, टोटल टैक्स पे नहीं करना पड़ता। टोटल टैक्स पे नहीं करना पड़ता। क्यों सर? क्योंकि उस इंसान का हो सकता है टीडीएस कट जाए। क्या कट जाए? टीडीएस। तो कुछ चीज होती है, ऐसे ही सुन के रख लो, बस ऐसे ही चैप्टर है, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। क्या कहते हैं उसको? टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और एटी का मतलब होता है एडवांस टैक्स। कहीं ना कहीं 12th में, कहीं ना कहीं अकाउंट्स में आपने देखा होगा, कहीं टीडीएस वीडीएस की बात, वो डिवेंचर के इंटरेस्ट पे शायद इंटरेस्ट की जब एंट्री पास करते थे तो टीडीएस कट जाता था उसके ऊपर। तो क्या होता था, अगर किसी इंसान का टीडीएस कट गया तो उसका टैक्स उतनी अमाउंट से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अगर ये माइनस कर दें तो टैक्स पेएबल आता है। क्या आता है बच्चों? टैक्स पेएबल। तो टोटल टैक्स हमने निकाल लिया, अब उसमें से क्या माइनस कर दो? टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। तो टीसीएस, टीडीएस, एडवांस टैक्स भी आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ चीज छोड़ी नहीं गई है बच्चों। चैप्टर नंबर 11 वो कहां रहेगा आपका? चैप्टर नंबर 11 में रहेगा। सारी चीजें एक ही चैप्टर में डाल दी। 200 पेज का चैप्टर है मात्र। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। टीडीएस किसका कटता है, कब कटता है, कौन काटता है, कैसे काटता है, ऐसी बहुत सारी बातें हमको क्या करनी पड़ेगी? टीडीएस में पढ़नी पड़ेगी। हम वहां पढ़ेंगे बच्चों। तो ये क्या आ गया आपका? टैक्स पेएबल। ये टैक्स पे करने के लिए, ये टैक्स पे करने के लिए इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिटर्न ऑफ इनकम। तो टैक्स पे करने के लिए यू हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न कौन भरता है, कब भरता है, कैसे भरता है, कौन सा फॉर्म यूज होता है, उसके लिए आपका आखिरी चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 12। यानी 12 चैप्टर्स आपको क्या करने हैं? आपके सिलेबस में पढ़ने हैं। मात्र 12 चैप्टर, और 2000 से 5000 बातें मुझे आपको बतानी रहेगी। मैं बताऊंगा, आप याद रखोगे और एग्जाम में एज इट इज लिखकर आ जाओगे। हो जाएगा आपका काम। ठीक है। सो लाइक दिस वाज टोटल इनकम निकालने का तरीका। आखिरी में क्या करा मैंने? टोटल टैक्स निकालने के बाद टीडीएस, टीसीएस वगैरह माइनस कर दिया, और वो भरने के लिए रिटर्न। ठीक है। सो आज हम यहीं तक देखते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे कि पीवाई, प्रीवियस ईयर वगैरह क्या होता है नॉल।